भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने ईरान के ऊपर क्या कमेंट किया है, ईरान ने अब भारत से कौन सी मदद मांगी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिका ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और उसके साथ साथ आरएसएस के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के बारे में। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर यूरोपियन यूनियन की 2 दिन की विजिट के ऊपर गए हैं। यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं, इनके विदेश मंत्री समय समय के ऊपर आपस में मिलते रहते हैं और जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, इसको कहा जाता है फॉरेन अफेयर्स काउंसिल मीटिंग, इन शॉर्ट FAC। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस बार यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन अफेयर्स काउंसिल मीटिंग हो रही है, इसमें भारत को भी इन्वाइट किया गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को EU ब्लॉक के 27 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग करने और इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, इसलिए जयशंकर सर 2 दिन की ब्रसेल्स की विजिट के ऊपर गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्मली FAC की मीटिंग सिर्फ EU के इंटरनल मिनिस्टर्स के बीच ही होती है और नॉन EU कंट्री को बहुत ही रेयरली इसमें इन्वाइट किया जाता है। और यूरोपियन यूनियन तो इससे पहले भारत के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करता था, लेकिन इस बार भारत के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करना यह दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन भारत को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मानने लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ और ब्लैकमेलिंग, चाइना के एडवांटेज लेने के बाद अब यूरोपियन यूनियन को भारत से काफी उम्मीदें हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके स्ट्रेटेजिक टाइज को मजबूत करने के लिए काफी सारे एफर्ट्स कर रहा है। और ये जो FAC की मीटिंग अटेंड करने जयशंकर सर को बुलाया है, वो भी उसी दिशा में एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। इसके साथ ही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर ने ब्रसेल्स में भारत और ईरान की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी कमेंट किया है। पिछले 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भारत के कुछ गैस एंड ऑयल टैंकर शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रॉस करने दिया है, यानी कि इंडियन फ्लैग शिप्स के ऊपर हमले नहीं किए हैं। इसी के ऊपर बात करते हुए जयशंकर सर ने यूरोपियन यूनियन में ये बताया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज से इंडियन फ्लैग शिप्स को क्रॉस करवाने के लिए ईरान के साथ हमारा कोई ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है और हर एक इंडियन फ्लैग शिप की मूवमेंट इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हो रही है। जयशंकर सर के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ होर्मुज से शिप्स को सेफली निकालने के लिए भारत और ईरान के बीच कोई भी परमानेंट डील नहीं हुई है। ईरान ने भारत को ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है कि वो सभी भारतीय शिप्स को ऑटोमेटिकली सेफ पैसेज दे देंगे। और इस समय इंडियन फ्लैग शिप्स को अलग अलग केस के रूप में देखा जा रहा है। उसके ऊपर क्या लोडेड है, वो कौन सी कंट्री से लोड हुआ, वहां पर कितने समय से स्टैंडर्ड है, और जब किसी ऑयल टैंकर शिप के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनती है तो उसको सेफ पैसेज दे दिया जाता है। जयशंकर सर ने बताया कि कई सारे ऑयल टैंकर शिप्स अभी भी ऐसे हैं जिनको क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिली है और वहां पर अटके हुए हैं। हमारे कई सारे शिप्स आज भी वहां पर फंसे हुए हैं। और खास बात यह है कि ये जो ईरान ने भारत के कुछ शिप्स को सेफली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को क्रॉस करने दिया है, इसके बदले में भारत ने ईरान को एक्सचेंज में कुछ नहीं दिया है। ईरान के साथ भारत की ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है जिसमें भारत ने ईरान को कहा हो कि ईरान हमारे शिप्स को वहां से क्रॉस करने दे दे तो उसके एक्सचेंज में हम भी ईरान के लिए कुछ कर लेंगे या फिर ईरान को कुछ दे देंगे। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर का। काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैरान हो गए थे कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल भी चले जाते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोस्ती भी मेंटेन कर लेते हैं और उसके बावजूद ईरान भारत के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सेफ पैसेज भी दे देता है। हो सकता है कि भारत ने ईरान को इसके बदले में कोई बड़ी चीज प्रॉमिस की हो या बदले में भारत भी ईरान के लिए कुछ कर रहा हो। इसीलिए जयशंकर सर ने बताया कि भारत और ईरान के रिलेशंस आज के नहीं हैं। दोनों देशों के रिलेशंस की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, इसलिए बिना किसी एक्सचेंज के ईरान ने भारत के ऑयल टैंकर शिप्स को सेफ पैसेज दे दी है। इसके साथ ही जयशंकर सर ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि ईरान और भारत के बीच जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, उनमें वो खुद ही पर्सनली इन्वॉल्व हैं, यानी वो खुद ईरान के अंदर अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बात कर रहे हैं और सिचुएशन को जल्दी से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट भारत के जो ऑयल टैंकर शिप्स हैं या फिर गैस टैंकर शिप्स हैं, इनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बिना किसी परेशानी के वहां पे क्रॉस होने दिया जाए। इसके अलावा जयशंकर सर ने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में काफी सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है CBSE को लेकर। हमने आपको पहले भी बताया था कि मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज में भारत के CBSE बोर्ड के काफी सारे स्कूल्स बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी गल्फ कंट्रीज में कुल मिलाकर 180 से लेकर 190 के अराउंड CBSE स्कूल्स हैं। गल्फ की कंट्रीज में जो CBSE के स्कूल्स हैं, यहाँ पर भी सेम भारत की डेट्स के ऊपर ही एग्जाम होते हैं। अब जो 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स थे, वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, मगर ईरान युद्ध स्टार्ट होने के बाद गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी हमले हो रहे थे, जिसके बाद CBSE ने नोटिस जारी करके कुछ बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया था, यानी कि एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ा दी थी। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि CBSE ने मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में
बोर्ड एग्जाम्स को पूरी तरह से कैंसिल ही कर दिया है। 10th और 12th क्लास के जो भी बोर्ड एग्जाम्स सीबीएसई ने गल्फ कंट्रीज के अंदर कंडक्ट करने थे, अब वो पूरी तरह से कैंसिल हो गए हैं और सीबीएसई उनके लिए फ्यूचर में नई डेट शीट्स अनाउंस करेगी, ये कहना है सीबीएसई का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान की भारत में एम्बेसी को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि ईरान की एम्बेसी ने भारत के अंदर बैंक अकाउंट नंबर जारी करके इंडियन लोगों से कहा है कि जो भी ईरान के लिए मानवता के आधार के ऊपर पैसे डोनेट करना चाहता है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डोनेशन भेज सकता है। अब ईरान की एम्बेसी ने डोनेशन के लिए एक नई अपडेट जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान की एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एम्बेसी के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। हम भारत के अपने भाई और बहनों को शुक्रिया कहना चाहते हैं। हम इशू को जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस लोगों से कहना चाहते हैं कि गूगल पे का इस्तेमाल करके पेमेंट ना करें। इसके साथ ही भारत के लोग अगर कैश डोनेशन करना चाहते हैं, लोगों के पास कैश है जो वो ईरान की मदद के लिए भेजना चाहते हैं, तो वो अपना कैश अमाउंट ईरान की एम्बेसी में डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली अब ईरान ने भारत के लोगों से कैश डोनेशंस मांगना स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन जो पेमेंट ट्रांसफर हो रही है उसका रिकॉर्ड और ट्रैक भारतीय सरकार के पास और भारतीय एजेंसीज के पास इनडायरेक्टली आ ही जाएगा, लेकिन ये जो कैश पेमेंट ईरान की एम्बेसी में जाएगी उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा। इससे भारत सरकार को एग्जैक्ट नंबर्स शायद कभी पता ही नहीं चलेंगी इंडियंस ने कितना कैश ईरान की एम्बेसी में जाकर वहां पर डोनेट किया है और उस मनी का सोर्स क्या था, वो पैसा आया कहां से। आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की एम्बेसी को कैश डोनेशन लेने की परमिशन देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की एक संस्था है जिसने मोदी सरकार, आरएसएस और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगा लिए हैं और कहा है कि ये सब मुस्लिम कम्युनिटी को और भारत के अंदर बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर पिछले काफी समय से अत्याचार कर रहे हैं और समय आ गया है कि इन सबको पनिश किया जाए। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सैंक्शंस लगाने, इनके एसेट्स और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की रिकमेंडेशन दी गई है। इसके साथ ही भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालने के लिए कहा है। हैरानी वाली बात है कि आरएसएस को पहली बार मेंशन किया गया है। आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि भारत में आरएसएस रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक बड़ा थ्रेट है, यानी भारत में आरएसएस धार्मिक आजादी आने नहीं दे रही है। इसलिए आरएसएस के ऊपर अमेरिका की गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, आरएसएस को बैन करके आरएसएस के लोगों की अमेरिका के अंदर एंट्री बंद कर दे। इसके साथ ही भारत को हथियारों की सेल्स को रोकने के लिए भी कहा गया है, यानी कि अमेरिका भारत को हथियार ना बेचे। इसके अलावा भी इंडियन डिप्लोमेट्स को बैन करने से लेकर भारत के ऊपर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने की मांग की गई है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट यूएस गवर्नमेंट बॉडी है जो दुनिया भर के देशों में रिलीजियस फ्रीडम का एनालिसिस करती है और कौन से देश में धर्म के नाम के ऊपर वहां पर कितनी हिंसा हो रही है, कितना भेदभाव हो रहा है, या फिर धर्म के नाम के ऊपर सरकार माइनॉरिटीज को टारगेट कर रही है और किस देश के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। इसके आधार के ऊपर ये एजेंसी यूएस गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशंस देती है और इसी साल की रिपोर्ट में इस एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि भारत में मुस्लिम्स और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करके ये सारे कदम उठाने चाहिए और भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की कैटेगरी में डालकर भारत के ऊपर निगरानी और सख्त करनी चाहिए। अब हैरानी वाली बात यह है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को उस कैटेगरी में डालने के लिए कहा है जिसमें अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया और सऊदी अरब जैसे देश आते हैं। यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज के मामले में इन कंट्रीज के साथ हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है। इनके कहने का मतलब है कि भारत में माइनॉरिटीज का वही हाल है जो आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर है या फिर नॉर्थ कोरिया जैसी गंभीर स्थिति भारत में बन गई है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इस एजेंसी ने हमेशा से भारत के लिए इतनी नफरत दिखाई हो। साल 2020 से पहले भारत को इन देशों के साथ कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता था या फिर इतनी सीरियस कैटेगरी में डालने की रिकमेंडेशन कभी नहीं दी जाती थी। लेकिन साल 2020 के बाद से यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम लगातार भारत को कंट्रीज ऑफ कंसर्न्स में डालने की रिकमेंडेशन दे रहा है। साल 2020 से लेकर 2025 तक 6 बार ऐसी रिकमेंडेशन पहले भी दे दी गई है, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों ने भारत को इस लिस्ट में कभी नहीं डाला है। अब ये 7th टाइम यानी कि 7वीं बार है जब इस एजेंसी ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की डिमांड की है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न्स की कैटेगरी में डालते हैं या फिर नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किस समय क्या कर ले कोई कुछ नहीं कह सकता है।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने G7 कंट्रीज और जो G7 के एलाइज हैं उनसे मदद मांगते हुए कहा था कि वो देश भी अपनी सेना को भेजें, अपने नेवल वॉरशिप्स को भेजें, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिक्योर करके वहां से ऑयल एंड गैस को पास करवाने में मदद की जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऑयल और गैस टैंकर शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ देशों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान, इन तीनों कंट्रीज ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने नेवल वॉरशिप्स को डिप्लॉय करने से इनकार कर दिया है और डोनाल्ड ट्रम्प के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं पर यूके यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये देश अभी भी इस ऑफर के खिलाफ चुप बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी तक अमेरिका के इस ऑफर का जवाब नहीं दिया है, यानी कि ये देश साइलेंट मोड में आ गए हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों देश क्या करते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सीरिया से लेकर लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह फ्रांस और यूके ने अमेरिका को सपोर्ट किया है। लेकिन इस ईरान के केस में ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों देश सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं और अभी तक इन्होंने यहाँ पर अमेरिका को बैक नहीं किया है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।